डियर स्टूडेंट्स, आज हम सबसे पहले करेंगे रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व और सेकंड टॉपिक जो हमारा रहेगा वो होगा फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम्स। इसके अंडर हम सबसे पहले करेंगे अफबाउ प्रिंसिपल और सेकंड नंबर पर करेंगे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और थर्ड करेंगे हुंड्स रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी और लास्ट टॉपिक आज का होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पिछले लेक्चर में आपने शेप्स ऑफ ऑर्बिटल पढ़ा था, जिसमें आपको एस ऑर्बिटल की शेप आपको स्फेरिकली सिमेट्रिकल बताई गई थी और उसमें एक प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन जो है उसका डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस से क्या वेरिएशन रहता है। तो एक सिंपल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ड्रा की गई थी और प्रोबेबिलिटी आपको याद है कि हम साई स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। और एस ऑर्बिटल में जैसे 1s ऑर्बिटल की अगर बात करें तो जैसे जैसे डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीज होता है प्रोबेबिलिटी जो है वो ऐसे डिक्रीज होती चली जाती है। ये कर्व आपने पिछली बार ड्रा की थी। और इसी तरह से 2s में प्रोबेबिलिटी जो है न्यूक्लियस के नज़दीक जैसे ज़्यादा होती है और आगे चलते डिक्रीज हो जाती है और फिर बीच में ज़ीरो हो जाती है, जिसको नोड बोलते थे, और फिर प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होती है और फिर डिक्रीज हो जाती है। तो इस तरह की कर्व आपने 2s ऑर्बिटल के लिए ड्रा की थी। तो ये एक सिंपल प्रोबेबिलिटी थी। आज जो हमें करना है वो रेडियल प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करना है। रेडियल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, ये एक प्रोबेबिलिटी इन ए गिवन शेल, चारों तरफ जो प्रोबेबिलिटी है, मान लीजिए इस डिस्टेंस पर आप प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं तो यहाँ पर एक स्मॉल थिकनेस का एक शेल ले लेते हैं इस तरह से जो स्फेरिकल होगा, तो उसमें प्रोबेबिलिटी कितनी होगी उसके अकॉर्डिंग जो है हमें ये ग्राफ प्लॉट करना है। तो यहाँ पर 2s में भी इसी तरह से करना है। यहाँ पर आपको देखकर लगता है कि प्रोबेबिलिटी 2s की यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर कम है, जबकि रियलिटी में जो रेडियल प्रोबेबिलिटी आप करेंगे तो उसमें देखेंगे कि 2s की प्रोबेबिलिटी यहाँ एट लार्ज डिस्टेंस, थोड़ा सा न्यूक्लियस से ज़्यादा डिस्टेंस पर ही होती है। तो हमें ये टॉपिक आज करना है। तो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को समझते हैं। इसमें मैं एक ये शेल बनाता हूँ इस तरीके से। सपोज ये एक एस ऑर्बिटल है तो ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस हम r ले लेते हैं। तो इस डिस्टेंस के बाद एक स्मॉल थिकनेस का एक शेल ले लेते हैं जो कि इस तरीके से स्फेरिकल शेप में होगा। तो इस पर्टिकुलर शेल में जो स्मॉल थिकनेस, जिसकी थिकनेस सपोज dr है, तो इस स्मॉल थिकनेस में प्रोबेबिलिटी जो है चारों तरफ टोटल कितनी होगी इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, तो उसका जो है इस डिस्टेंस के कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ हमें प्लॉट करना है। तो इसको समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, पर फिर भी आप कोशिश करेंगे तो समझ जाएंगे। तो इसका जो है पहले हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वॉल्यूम जो है इस बाहर वाले शेल का जो रेडियस है वो r प्लस dr होगा। अगर ये dr जो है ये स्मॉल थिकनेस है तो इसका वॉल्यूम आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये आप बाहर वाले में से अगर अंदर वाले स्फीयर का वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो आपके पास इस शेल का वॉल्यूम आ जाएगा। अंदर वाले शेल का वॉल्यूम तो आपको पता है 4/3 पाई r क्यूब है और बाहर वाले का कितना होगा 4/3 पाई r प्लस dr क्यूब। तो बाहर वाले में से अंदर वाला जो है आपको माइनस करना है। तो इस तरह से ये डिफरेंस ले लेंगे। ये आपको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करना पड़ेगा और dr की जो क्यूब है वो ज़्यादा पावर उसकी निगलेक्ट करनी पड़ेगी। तो उस हिसाब से वो जो वॉल्यूम है इस शेल का अगर आप इस तरह से करेंगे तो वो 4 पाई r स्क्वायर dr आ जाएगा इस टाइप से। तो ये जब आप डिफरेंस लेंगे तो आपको याद ही रखना है कि स्मॉल थिकनेस जो dr का जो शेल है उसका जो वॉल्यूम है अगर आप कैलकुलेट करें तो वो 4 पाई r स्क्वायर dr के इक्वल होता है। और जो प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम होती है तो वो क्या होती है, साई स्क्वायर, जो हमने पहले आपको बताई है। तो ये प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम है, एक यूनिट वॉल्यूम की प्रोबेबिलिटी है। तो इसको पूरे वॉल्यूम से अगर मल्टीप्लाई करें तभी पूरी प्रोबेबिलिटी आपके पास आएगी। तो वॉल्यूम जो है वो कितना है 4 पाई r स्क्वायर dr और ये प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम है। तो इससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी इस स्मॉल थिकनेस ऑफ शेल की आ जाएगी, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आप p dr से रिप्रेजेंट करते हैं इस पूरे को। इसको प्रोबेबिलिटी फंक्शन बोलते हैं, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन p को बोलते हैं। तो p यहाँ पर क्या है आप समझ गए होंगे, 4 पाई r स्क्वायर साई स्क्वायर, जो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी
बताता है स्मॉल थिकनेस में। तो यही ग्राफ अगर आप वननेस के लिए प्लॉट करें तो देखिए कैसा ग्राफ आता है वो आप समझ लीजिए। इसमें आपको वननेस की शेप तो याद ही होगी कि इस तरह से प्रोबेबिलिटी जो है न्यूक्लियस के बिल्कुल नियर जो है वो मैक्सिमम होती है, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है प्रोबेबिलिटी डिक्रीज होती है। अगर हम बिल्कुल साथ वाला पॉइंट लें, न्यूक्लियस के बिल्कुल साथ वाला, तो वहाँ पर क्या है कि प्रोबेबिलिटी तो काफ़ी है, साई स्क्वायर तो काफ़ी है, लेकिन रेडियस तो बिल्कुल नेग्लिजिबल है और है ही नहीं बिल्कुल यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कम होती है, ये वाली वैल्यू कम आती है क्योंकि इसमें आर कम है। तो अगर हम थोड़ा सा डिस्टेंस आगे लें तो आर भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा और प्रोबेबिलिटी भी काफ़ी रहेगी। तो इसलिए ये प्रोबेबिलिटी जो है यहाँ पर क्या आ जाती है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर ये कर्व जो है वो मैक्सिमम आ जाती है। ये 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर हमने इस साइड प्लॉट किया है और डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस जो आर है वो इधर प्लॉट किया है। तो अगर हम यहाँ से डिस्टेंस बढ़ाते चले जाएंगे तो आर की वैल्यू तो बढ़ेगी लेकिन प्रोबेबिलिटी तो घट जाएगी, तो ये ओवरऑल मल्टीप्लाई करके कम आएगा। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती चली जाती है। तो यहाँ से आप समझ गए कि इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पर जो है वो प्रोबेबिलिटी जो है पूरे शेल में मैक्सिमम रहती है। इसी को बोहर फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस बोलते थे, जो यही वैल्यू थी आपको याद होगी 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो एस ऑर्बिटल जो 1s ऑर्बिटल है उसके लिए इस तरह का ग्राफ आता है, ये आपको नोट कर लेना है। और 2s का ग्राफ को समझें तो 2s का जो ऑर्बिटल की शेप है वो भी आपने स्टडी की थी, उसमें भी न्यूक्लियस के नज़दीक प्रोबेबिलिटी बताई गई थी और थोड़े डिस्टेंस पर बीच में खाली जगह आती थी जिसको नोड बोलते थे, वो भी आपको याद है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी तो काफ़ी है लेकिन आर कम है, आर कम होने से ये वैल्यू जो है टोटल कम ही आएगी। और जब आप यहाँ पर प्रोबेबिलिटी देखेंगे, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी भी काफ़ी है और आर भी काफ़ी है, तो उनको मल्टीप्लाई करके ये काफ़ी ज़्यादा आएगा। तो ये ग्राफ जो इस टाइप का 2s के लिए आएगा इसको रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि इसको जब 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर को आर के साथ प्लॉट करें तो 2s ऑर्बिटल का जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आती है वो 2.75 एंगस्ट्रॉम पर आती है, जो सेकंड ऑर्बिट का रेडियस होता है बोहर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। इस तरह से 2p में आपको पता है कि एक मिड में प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा रहती है, तो मिड में ये 2.1 डिस्टेंस पर जो है ये पीक दिखाई गई है। तो ये ग्राफ जो है वो 2p के लिए है, ये इसी का है 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर का आर के साथ, और ये आपको समझ में आ गया कि 2s का है और ये 1s का है। तो जहाँ पर प्रोबेबिलिटी 0 होती है इस जगह को नोड या नोडल सरफेस कहते हैं, ये भी आपको पता है। तो इस तरह से ये 1s 2s और 2p के ग्राफ जो है आपको बना लेने हैं और आपको ये समझना है कि वेव मैकेनिकल मॉडल और बोहर मॉडल में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट ऑर्बिट से मैं आपको समझाता हूँ 1s से। तो बोहर मॉडल में कहा गया था कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन जो है अराउंड द न्यूक्लियस एट दिस डिस्टेंस मूव करता है फर्स्ट ऑर्बिट का, ये 0.529। और अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिकल मॉडल जो है इलेक्ट्रॉन के यहाँ पर मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, मींस इलेक्ट्रॉन इज मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड हेयर। तो ये व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोहर मॉडल एंड वेव मैकेनिकल मॉडल, ये आपको समझना है कि बोहर मॉडल में एग्जैक्टली यहीं पर बताया गया था इलेक्ट्रॉन, और वेव मैकेनिकल में सिर्फ यही बताया गया है कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम है इस डिस्टेंस पर। तो इस तरह से ये ग्राफ रेडियल प्रोबेबिलिटी के भी आपको कर लेने हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम्स, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है अफबाउ प्रिंसिपल। तो आपको समझना है कि अफबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है। तो इसकी डेफिनेशन तो इस तरह से है, इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज, मींस एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाता है। तो ये ऑर्डर तो इस तरह से है कि पहला ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी, फिर अगले की थोड़ी उससे ज़्यादा होगी, तो पहले 1s फिर 2s फिर 2p फिर 3s फिर 3p, फिर यहाँ पे 4s है, फिर 3d है। तो 4s की एनर्जी थोड़ा कम होती है, ये आप एक डायग्राम से समझेंगे। और 3d के बाद फिर 4p आता है, फिर 5s और फिर 4d। तो ये इस तरह से ऑर्डर चलता है। तो ये किस टाइप से ऑर्डर बनाया गया है वो मैं आपको एक डायग्राम से समझा देता हूँ। यहाँ पे एक बात ये बतानी ज़रूरी है कि अफबाउ जो प्रिंसिपल है, ये अफबाउ किसी साइंटिस्ट का नेम नहीं है। अफबाउ का मतलब होता है बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप का मतलब है कि
नीचे से ऊपर की तरफ। तो जैसे आपको एक 3 स्टोरी बिल्डिंग बनानी है तो ये अंडरस्टूड है कि पहले नीचे वाली बिल्डिंग बनेगी और फिर बीच वाली और फिर सबसे ऊपर वाली, तो नीचे से ऊपर की तरफ ही चलते हैं। तो इस तरह से ऑर्बिटल्स में इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही, इंक्रीजिंग ऑर्डर जो एनर्जी का है उसी ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है। तो ये ऑर्डर कैसे लर्न करना है आपको, तो ये इस टाइप से एक डायग्राम से आप समझ सकते हैं। जैसे ये 1s ऑर्बिटल है, आगे 2s में आगे सेकंड शेल का ऐसे लिख लेता हूँ 2s 2p, और थर्ड में क्या होता है 3s 3p और 3d, और आपको पता है कि 3f कोई ऑर्बिटल नहीं होता है। और आगे जो 4 शेल में क्या क्या होगा 4s 4p 4d और 4f भी होता है। इस तरह से आप 5s 5p 5d 5f 6s 6p इस तरह से बनाते चले जाएं 7s। तो इसमें आप इस तरह से डायगोनली एरो लगा लें इस टाइप से, इस डायरेक्शन में, तो उससे आपको ऑर्डर जो है वो पता चल जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे। तो देखिए पहले 1s है और फिर आप वापस जाइए, फिर 2s के बाद फिर वापस जाइए तो 2p होगा, 2p के बाद 3s होगा, तो 2p के बाद फिर 3s है जो यहाँ पे भी लिखा है। ये ऑर्डर आपको नोट कर लेना है। और उसके बाद फिर 3p है, 3p के बाद 4s, 3p के बाद 4s, और फिर आप पीछे जाइए तो फिर क्या है 3d, 3d के बाद 4p, 3d के बाद 4p। तो ये ऑर्डर यहाँ पर ऐसे ही लिखा है। फिर 5s, 5s के बाद आप 4d लिख सकते हैं, 5s के बाद 4d लिख सकते हैं, 4d के बाद भी आपको लिखना है तो 5p लिखिए, 6s लिखिए, फिर 4f। इस तरीके से ये चलता चला जाएगा और काफ़ी दूर तक आप ऑर्डर नोट कर सकते हैं। तो ये जो ऑर्डर मैंने बताया है इट इज़ ओनली फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। मल्टी इलेक्ट्रॉन का मतलब है जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हों, तो वो सभी एटम्स हाइड्रोजन को छोड़ के। हाइड्रोजन में तो क्या होता है 1s होता है और 2s और 2p की एनर्जी जो है वो इक्वल होती है, जो इनसे ज़्यादा होती है हाइड्रोजन के लिए आपको बता रहा हूँ। और फिर 3s और 3p और 3d इनकी एनर्जी भी इक्वल रहती है हाइड्रोजन में, क्योंकि फर्स्ट शेल में ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसमें ये जो है कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और ये आगे पीछे नहीं होते, जबकि मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में हो जाते हैं कि 4s की एनर्जी कम होती है और 3d की ज़्यादा होती है। तो ये जो चेक करने के लिए कि ये एनर्जी का ऑर्डर क्या रहेगा एग्जैक्टली, इसको मैथमेटिकली कैसे चेक कर सकते हैं, उसके लिए एक n+l रूल भी होता है। इसको बोहर बरी रूल भी बोलते हैं, इसको भी आप समझ लीजिए कि इसका क्या मीनिंग है। तो इसमें ये कहता है कि n+l की वैल्यू जो है ये क्वांटम नंबर है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और ये एजीमुथल क्वांटम नंबर। जिसके लिए इसकी वैल्यू ज़्यादा है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी और जिसके लिए n+l की वैल्यू कम है उसकी एनर्जी भी कम होगी। यहाँ पर एक बात आपको और नोट करनी है कि अगर n+l की वैल्यू किसी 2 ऑर्बिटल के लिए सेम आ जाती है तो आप खाली n की वैल्यू देख लेंगे, n की वैल्यू जिसके लिए कम होगी उसी की एनर्जी कम होगी। तो ये हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए 4s की बात करते हैं तो n की वैल्यू, l की वैल्यू और n+l देख लेते हैं। n की वैल्यू तो इसके लिए 4 ही है और l की वैल्यू s ऑर्बिटल के लिए 0 होती है, तो n+l कितना आ गया 4। और 3d की बात करते हैं, 3d में n की वैल्यू तो 3 रहेगी और d के लिए l की वैल्यू क्या होती है वो आपको याद है ना, s,p,d,f 0 1 2 3। l की वैल्यू ऐसे हमने बताई थी, तो d के लिए l की वैल्यू 2 रहेगी। तो n+l जो है यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, क्योंकि 3d का ज़्यादा आया है 4s से, तो इसका मतलब ये वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से 3d की एनर्जी ज़्यादा है 4s की कम है। तो ये बात आपको इस n+l रूल से क्लियर हो गई होगी। और आगे हम 4p के लिए देख लेते हैं। 4p के लिए n 1 है और n 4 है और l 1 है और n+l फिर से क्या आ जाता है 5 आ जाता है। इन दोनों का सेम है। n+l की वैल्यू तो आप खाली क्या देखेंगे n की वैल्यू, तो n की वैल्यू कम किसकी है 3d की, तो इसलिए 3d पहले आएगा और 4p जो है वो क्या होगा बाद में आएगा। तो इनका जो ऑर्डर है एनर्जी का वो आप समझ गए होंगे n+l रूल से 4s फिर 3d और
फिर 4p। तो इस तरह से आपको अबव प्रिंसिपल जो है इसकी डेफिनेशन, इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, ये डेफिनेशन लर्न करनी है। और ये ऑर्डर जो क्या रहता है मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में कि 1s के बाद 2s 2p 3s 3p 4s और फिर 3d जो है इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करना है। तो इसकी बेस पर ही आप आगे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम करेंगे लास्ट में वो आप इसके बेस पर ही समझ पाएंगे। आगे सेकंड नंबर पे आपको समझना है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो आपको पता है कि एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो यही ये प्रिंसिपल कहता है एन ऑर्बिटल कैन हैव ए मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। तो ये बात ज़रूर याद रखनी है कि उनकी स्पिन अपोजिट होनी चाहिए। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि एक का अगर क्लॉकवाइज स्पिन है तो दूसरे की क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो इस तरह से एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, और उनकी दोनों की स्पिन भी कैसी होगी, अपोजिट होगी। तो ये याद रखना है। इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है वो किस तरह से है वो भी आप नोट कर सकते हैं। नो 2 electrons in an atom can have the same set of 4 quantum numbers। तो ये कह रहा है कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं होते पूरे एटम में जिनके चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम हों। कम से कम एक तो डिफरेंट होगा ही, और वो नेचुरली कौन सा होगा, वो स्पिन क्वांटम नंबर, क्योंकि एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है। तो कोई इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर ही उसका एक एड्रेस बताते हैं, ये आपको पता है, वही उसकी पहचान होती है। तो कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हो ही नहीं सकते जिनके लिए चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाएं। 3 तो हो सकते हैं अगर वो दोनों इलेक्ट्रॉन आप सपोज कीजिए कि एक ही ऑर्बिटल में हैं, सपोज 3s में हैं, तो आप n की वैल्यू जो है वो 3 होगी इसके लिए भी, दूसरे के लिए भी। और l की वैल्यू s ऑर्बिटल में आपको पता है 0 होती है, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी 0 होगी। और m की वैल्यू अगर l 0 होता है तो आपको पता है कि m भी 0 होता है, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी 0 ही होगा। s जो है अगर इसके लिए +½ है तो दूसरे के लिए क्या होगा, -½ होगा। तो इसका मतलब एक क्वांटम नंबर तो कम से कम डिफरेंट हो ही गया। तो ये एग्जैक्टली सेम चारों के चारों क्वांटम नंबर, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन मैंने बनाए हैं एक ही ऑर्बिटल में हैं, तो चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते हैं। तो इसी का मतलब ये है कि कम से कम दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन तो अपोजिट होगी ही होगी। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं, और क्योंकि अगर थर्ड आएगा तो स्पिन फिर सेम हो जाएगी, तो अपोजिट स्पिन भी होगी। तो ये इन दोनों डेफिनेशंस का एक ही मतलब है। यहाँ पे आप ये जानना चाहते हैं अगर कि इसको एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्यों बोलते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि अगर किसी एटम के अंदर किसी इलेक्ट्रॉन का कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वांटम नंबर है, ये सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स है, तो यही सेम सेट नहीं होगा किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन का उस एटम में। मतलब कि दूसरे सभी इलेक्ट्रॉन इस सेट से एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे। एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे का मतलब होता है कि इसको छोड़कर बाकी कोई और सेट हो सकता है जो इससे थोड़ा डिफरेंट हो। तो इफ़ 1 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हैव ए पर्टिकुलर सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स देन ऑल अदर इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम हैविंग that set of quantum numbers, therefore this principle is also called as exclusion principle। तो ये बात भी आपको समझ लेनी है कि इसको exclusion principle क्यों कहते हैं।